सी टाइम्स की सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा धीरावाणी जी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू रचना जी, थैंक यू सी टाइम्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर ऋचा धीरावाणी हूँ, पेशे से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, और मैं जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर बनने का सपना था आपका या फिर लाइफ से कुछ और चाहती थी? मेरे फादर पेशे से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो बचपन से वो तो नहीं चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। उनकी इच्छा थी कि मैं आईएएस, आईपीएस या जर्नलिज्म करूं, बट चूँकि घर में एक डॉक्टर को देखा था और उनको शौकिया तौर पे मैं असिस्ट किया करती थी क्लिनिक में 10th 11th 12th में, तो तब से एक इच्छा जागृत हुई थी। तो तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है। तो आपका सपना पूरा हुआ। स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान जुड़वा विषय है जो महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है। तो क्या समानता है, कितना ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जैसे कि दो ब्रांचेस हम कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब प्रसूति, मतलब प्रेगनेंसी को डील करना, और गायनैक मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के दूसरे डिसऑर्डर्स, चाहे वो अडोलेसेंट हेल्थ हो या अदर देन दैट कोई भी दूसरी कंप्लेंट्स हो। ये आपस में बिल्कुल बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। काफ़ी ऐसी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, and other way around, sometimes a complicated pregnancy can lead to दूसरे gynecological disorders या metabolic health issues. So ये definitely बहुत interrelated है। कई बार लेडीज में सीवियर पेल्विक पेन की प्रॉब्लम्स देखने में आती है, तो ये क्यों होती है? जी, पेल्विक पेन देखिए बहुत कॉमन कंप्लेंट है। आई एम श्योर बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट मेरे से सहमत होंगे कि काफ़ी बार पेशेंट केवल पेन कंप्लेंट से आता है। यूजुअली सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण रहता है वो इन्फेक्शन का रहता है, जो कि पेल्विक इन्फेक्शन, जैसे कि नीचे से हम देखते हैं तो वजाइना में होना, या बच्चेदानी के मुंह जिसको सर्विक्स में होना, जिसको उसके कारण होना, या ऊपर यूट्राइन या पेल्विक एरिया में कहीं और पे भी होना। सो ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है पेन का। दूसरा, चूँकि हमारा वहाँ पे ब्लैडर का एसोसिएशन है, नीचे यूट्रस के आजू बाजू ब्लैडर रहता है, तो यूटीआई में भी पेल्विक पेन हो सकता है, या कोई दूसरा स्कैन में जैसे कुछ हमें ओवेरियन ट्यूमर्स या सिस्ट या बड़े फाइब्रॉइड्स या कोई और कारण से पेल्विक पेन हो सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस की मदद से हमें समझ आता है। तो इसकी प्रिकॉशंस कुछ है क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अमूमन तौर पे जैसे अपनी बॉडी है, कोविड में हम सब ने ज्ञान लिया है कि इम्यूनिटी बूस्ट अप करना बहुत ज़रूरी है। आपके बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी डाउन रहती है। तो पहले तो अपनी फाइटिंग, जो हमारे जो फाइटिंग सेल्स रहते हैं बॉडी को, उनमें वो ऑफ कोर्स बिल्डअप होते हैं। अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, स्लीप, सबसे रीजनरेटिव जो होना चाहिए, जैसे प्रॉपर नींद होना, अच्छा खान पान, और इन सब से हम अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप पे पहले काम करें ताकि रिपीट इन्फेक्शंस ना हो। दूसरा, ये जैसे शुगर्स वगैरह होना बॉडी में, जो अपने आप में बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं, या रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं यूजुअली डायबिटिक मरीजों में, तो वो कंट्रोल में रखना। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, पर ये मुख्यतः इन पे हम काम कर सकते हैं। यंग गर्ल्स किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं? देखिए, आजकल बहुत सारा, थैंक्स टू गूगल बाबा, बहुत इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी इंटरनेट पे। तो पीसीओडी एक सिचुएशन होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। कई बार इरेगुलर साइकिल्स को लेके मोस्टली यंग गर्ल्स आती हैं, क्योंकि प्यूबर्टी जो रहता है वो एक चेंज होता है बॉडी में, हार्मोन शिफ्ट होते हैं, आपकी बॉडी स्कोपिंग अप, थोड़ा मैकेनिज्म अपनी बॉडी का बदल रहे होते हैं। तो मोस्टली इरेगुलर साइकिल्स या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड्स के दौरान दर्द होना, ये मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा, ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स हैं। जो मेनोपॉज की जो समस्या होती है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है, तो ये प्रॉब्लमेटिक ना हो इसके लिए आप क्या सलाह दें? देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे अगर कुछ पौधा उगाना है तो आप पहले बीज बोते हैं, फिर खाद करते हैं। सिमिलरली आपका आउटकम भी उस पर निर्भर करता है कि कितना आपने वाटरिंग करी है, कितना अच्छा मैन्योर यूज़ किया है, और कितने अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं।
हमारी बॉडी भी देखा जाए तो ऐसे ही है। अगर आप मेनोपॉज अच्छा चाहते हैं तो इट बिगिनस राइट फ्रॉम प्यूबर्टी, जहाँ अपनी डाइट लाइफस्टाइल के सुधार पे फोकस किया जाए। आपकी प्रेगनेंसी के बाद भी कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये एग्जांपल देती हूँ कि जब हम एक बैंक अकाउंट खोलते हैं तो हम खर्च तभी कर पाएंगे जब उस अकाउंट में पैसे होंगे। आप पहले तो कोशिश करते हैं कि हम उन पैसों को भरें, मतलब आप डिपॉजिट करें। बॉडी भी इसी प्रकार की होती है, जब तक कि आप अच्छी चीज़ें बॉडी में रखेंगे नहीं, डिपॉजिट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल कैल्शियम, तब तक आप उसका जो यूसेज है अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो आपका बॉडी कैल्शियम लेवल्स डिप्लीशन होगा। मेनोपॉज भी उसी तरीके से उन औरतों का ज़्यादा अच्छा जाता है, पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज, जिन्होंने पहले से अपने डाइट न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान किया हुआ हो और उस पे काम वर्कअप करते हुए उस ट्रांजिशन को समझते हुए अपनी बॉडी में चेंजेस लाए हों। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मेनोपॉज बहुत सारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, ना सिर्फ माहवारी टूटना, ये इसके अलावा आपका हार्ट पे या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे या बोन हेल्थ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होना और इवन जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होना, सेक्सुअल इंटरकॉर्स इश्यूज़ होना, यूटीआई का बार बार होना, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। सो ये मुझे लगता है आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। आप 40 के अगर आसपास हो रहे हो और पहले से इस पे काम करना शुरू करें। बिल्कुल, मैं वहीं आ रही थी कि जो अक्सर देखा जाता है कि मेनोपॉज के बाद बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। किसी को कम सुनाई देने लगता है, जैसे कि आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस है, मेमोरी लॉस है, या फिर देखने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये कितना सच है, ये होता है या फिर मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल सच है कि मेनोपॉज आपके ओवरऑल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। जैसे मैं इसका छोटा सा उदाहरण देती हूँ, हमारी किताबों में लिखा है एम्प्टीनेस सिंड्रोम। जब हम 20 से 40 एक ऐसा पड़ाव रहता है एक उम्र का जिसमें हमें बच्चे भी करने रहते हैं, करियर भी रहता है, रिप्रोडक्टिव एज में होने के कारण सबसे ज़्यादा एनर्जी भी तभी रहती, तो हम सब तब कर रहे होते हैं विदाउट पेइंग अटेंशन, अपनी हेल्थ को थोड़ा बहुत इग्नोर करते हुए। फिर जब समय आता है जब बच्चे बड़े होके कहीं बाहर पढ़ने चले जाते हैं और आपका भी धीरे धीरे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, तो और अब मेनोपॉज भी लगता है। तो कई बार ये मेंटल हेल्थ बहुत ग्रॉसली ग्रिपिंग होता है, क्योंकि औरतों में डिप्रेशन होना और दूसरे जैसे बहुत सारी दूसरी बीमारियां होना, या नाइट्स हॉट स्वेट्स बोलते हैं, हॉट जिसको हॉट फ्लैशेस होना, या फिर दूसरे जैसे बोन हेल्थ जैसे आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब अफेक्ट होने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को उतना ओवर कॉम्पेंसेशन नहीं करते हैं। सो इसीलिए यस, ये चीज़ें होती हैं मेनोपॉज में। जी, ये बताइए कि यूटेरस से रिलेटेड भी काफ़ी समस्याएं महिलाओं की देखने में आती हैं, जैसे सिस्ट होना या फाइब्रॉइड्स होना, तो इनसे बचा कैसे जाए? देखिए मैडम, कोई इसका अगर हम साइंटिफिक लॉजिक देखें तो बहुत प्रकार के सिस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स होते हैं, बट यूजुअली जब जैसे आप अगर अर्ली डिटेक्शन कर लें किसी भी चीज़ का, जैसे आपको थोड़ा बहुत भी सिम्टम नहीं है एंड फिर भी आप एक स्क्रीनिंग के टाइम पे पहुंच जाए कि नहीं मुझे देखना है कि मेरा ये सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। सेकेंडली, ग्रॉस बेसलाइन हर चीज़ का लाइफ में है आपकी डाइट और लाइफस्टाइल। चाहे हम बीमारी कोई भी पकड़ लें, उसका अगर जड़ पकड़ेंगे तो आप क्या खाते पीते हैं, आपका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल क्या है लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का कितना रोल है, ये सब इंटर रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि वर्स्ट कंडीशन में जब यूटेरस रिमूव करना पड़ जाए, लास्ट ऑप्शन यही बची, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? देखिए, अल्टीमेटली यूट्रस एक ऑर्गन है, तो वो और रिमूव करना मतलब आप एक ऑर्गन जो रहना चाहिए उसको आप निकालो। सो इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर, इट्स कंसिडर्ड अ मेजर सर्जरी। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस किसी में भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके इंसिजन लेने से लेके क्लोजर तक के कहीं पे भी हो। तो ऐसे कोई अभी तक आज साइंस इतना एडवांस हो गया है कि ग्रॉसली कोई कॉम्प्लिकेशन हम लोग तो बहुत कम देखते हैं पहले के मुताबिक। तो अगर मुझे लगता है कि मोर और लेस आजकल इट हैज़ बिकम क्वाइट अ सेफ प्रोसीजर, तो हिस्टेक्टमीज़ के बाद भी बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। बट येस, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ता है अपनी बोन हेल्थ पे,
स्पेशली अगर ओवरीज और यूट्रस निकाला हुआ हो, अपने इम्यूनिटी पे और रेगुलर फॉलोअप में आना ज़रूरी है इवन आफ्टर सर्जरीज। ओके, ये जो कहते हैं कि प्रिकॉशंस काफ़ी सारी हो जाती हैं आफ्टर ऑपरेशन, कि आप झुक नहीं सकते या वेट नहीं उठा सकते, तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं या फिर लाइफ लॉन्ग होती है? नहीं, लाइफ लॉन्ग तो नहीं होती है। यूट्रस भी निकालने के रूट्स अलग अलग होते हैं। एक होता है अब्डोमिनल रूट, मतलब आपने बड़ा चीरा लगाया है और वहाँ से सर्जरी हुई है। एक होता है वजाइनल रूट, मतलब नीचे योनि द्वार से सर्जरी परफॉर्म करना पेट खोले बिना। और अभी जो नया जिसको हम की होल सर्जरीज या एंडोस्कोपिक या लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं, वो आप पेट के थ्रू ही करते हैं, बट छोटे छोटे पोर्ट इंसिजन्स होते हैं और बहुत ही कम उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से आप निकालते हैं। हर सर्जिकल रूट का अपना एक रे रहता है, पर यूजुअली 1 महीने के अंदर ही आप योर बैक एंड फिट टू नॉर्मल। आज लैप्रोस्कोपी की मदद से हम 7th डे तो पेशेंट को द पेशेंट इज़ फिट टू गो परफॉर्म एनीथिंग एंड गो बैक टू रूटीन। ओके, मैं वहीं आ रही थी जो आपने भी की होल की बात की है, कि अगर यूटेरस में डायग्नोज होता है कि फाइब्रॉइड्स हैं या फिर सिस्ट है, तो एक तो ओपन सर्जरी होती है, दूसरा की होल सर्जरी, तो ये क्या है और क्या ये कितनी सेफ है? ये बिल्कुल सेफ़ है। कुछ ऐसा मिथ फैला हुआ है कि पूरा नहीं निकलता। पेशेंट्स आते हैं ये बोलते हुए कि मैडम सब निकलेगा कि नहीं और ये सब, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब निकलता है। और लैप्रोस्कोपी आज से फ्यूचर है, क्योंकि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, आपका जो ओवरऑल पोस्ट ऑफ पेन बहुत कम होता है। और आजकल मैक्सिमम बड़े शहरों में तो देखिए आप ओपन सर्जरीज़ बहुत कम हो गई हैं। तो ये बिल्कुल आप बेशक बिना किसी झिझक के, बशर्ते यू आर द फिट कैंडिडेट कि आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, तो वो आप करवाना चाहिए। जी, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी को लेट करने के लिए, डिले करने के लिए पिल्स लोग लेते हैं, कॉपर टी लगवाते हैं। इसके अलावा आजकल मार्केट में इंजेक्शन्स भी आ गए हैं जो 3 साल या 5 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं, तो ये कितने सेफ? देखिए, आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले तो डिले पीरियड्स करना, कभी भी रूटीन आपके एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो एक मजबूरी हो। जैसे कई लोग केवल एक पूजा के लिए या फिर शादी के समय या फिर बहुत उनको कहीं ट्रैवल करना है एंड देन उनको चाहिए कि हमें पीरियड्स तब नहीं चाहिए। मैं हमेशा इसके बहुत फेवर में नहीं रहती हूँ, बट अगर बहुत मजबूरी रहती है तो करते हैं, बट करना नहीं चाहिए। सेकेंडली, आप जो दूसरा पार्ट है वो आपका कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड है, मतलब बच्चा नहीं होने देने के डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होना। कॉन्ट्रासेप्शन अपने आप में एक आधे घंटे का है, पर मैं उससे ब्रीफ अप कर दूँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो बैरियर मेथड्स हों इन फॉर्म ऑफ कॉन्डम्स, या पिल्स हों, या फिर कॉपर डिवाइसेस हों, या फिर आजकल नए प्लांट्स आ गए हैं जिसको नॉट प्लांट, प्लानॉन ये सब कहते हैं। और ये नई टेक्निक्स हैं जो आ रही हैं और धीरे धीरे करके मिडिल टायर में भी आएंगी। या दीज आर एब्सोल्युटली सेफ और अपने पेशेंट के अपने विलिंगनेस से, अपने खर्च करने के हिसाब से वो इन पे चूज़ कर सकते हैं। एंड किस में क्या यूज़ होना चाहिए ये तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके ही डिस्कस करके ही यूज़ कीजिए। ओके, ये इंजेक्शन्स या जो आपने बताई हैं मेथड्स, इनको यूज़ करके हम प्रेगनेंसी को टाल सकते हैं, लेकिन अगर फिर इसके बाद कोई कंसीव करना चाहे तो कितना सेफ है और क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बेशक इवन आफ्टर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन आप यू कैन गेट बैक टू कंसीविंग, बशर्ते आपने कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं। किसी किसी को इरेगुलर साइक्लिकल ब्लीडिंग होना, ये सब थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, बट डिपेंड करता है आपने कितने लंबे समय के लिए लिया है, कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके बाद बच्चा नहीं होता है। वेजाइनल लेज़र क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, आई एम थैंकफुल आपने ये सवाल रखा, क्योंकि ये एक नई पद्धति है। जैसे आपने सुना होगा फेशियल लेज़र्स होते हैं हेयर रिमूवल और इन सब के लिए, ऐसे ही वजाइनल एरिया के लिए भी लेज़र्स आते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं और बहुत सारे इंडिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, राइट फ्रॉम डीपिगमेंटेशन टू वल्वल प्रॉब्लम्स में होना, या फिर वजाइना के अंदर के मस्क्यूलेचर के लिए, जैसे कि
जैसे जिसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, या जिसमें यूरिन लीक होना, या वजाइना लैक्स होना, ढीलापन होना योनि द्वार का, और उन सब चीज़ों में आपके प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या आप में लेज़र इफ़ेक्टिव होगा चूज़ करते हुए हम वजाइनल लेज़र दे सकते हैं। इसको हम ओपीडी प्रोसीजर मानते हैं, इसको हम लंच ब्रेक प्रोसीजर भी बोलते हैं कि आप आए 10 मिनट में लेज़र सिटिंग ली एंड यू कैन गेट बैक टू योर नॉर्मल रूटीन लाइफ। वेजाइनल बोटॉक्स क्या है, क्या ये कॉमन है? देखिए, ये सब एडवांसमेंट्स हैं गायनेक फील्ड के। वजाइनल बोटॉक्स एक, जैसे आपने सुना ही है फेशियल बोटॉक्स होते हैं, वैसे ही वजाइना के अंदर भी बोटॉक्स डाला जा सकता है। एक कंडीशन रहती है वजाइनिस्मस की, जिसमें कि योनि द्वार का डर के मारे सिकुड़ जाना या संभोग अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, इंसर्शन के दौरान पेन होना, या बहुत पेनफुल, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कारण होते हैं। उसमें हम कई बार वजाइनल बोटॉक्स देके और फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से, और हम आगे वजाइनिस्मस की प्रॉब्लम जो कि न्यूली मैरिड कपल्स में कई बार देखी जाती है और बहुत कॉमन है, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और आप अपने गायनेक से मिलके ये प्रॉब्लम लेके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जी। सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड इशू भी आपके पास आते हैं? जी। देखिए, सहज होते हैं लोग आपसे इस टॉपिक पे बात? देखिए, बहुत ही इट्स अ टॉपिक ऑफ टैबू। लोग बहुत खुल के कई बार नहीं बात करते हैं, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि ये बहुत ही इंटीमेट चीज़ है। बट जितना ये टिप ऑफ द आइसबर्ग फिनोमिनन मैं बोलती हूँ, मतलब अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो केवल लोगों के शेयर न करने के कारण हमें अभी तक बहुत पता नहीं चलती। बट फिर भी माहौल बदला है, लोग आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे, वजाइनिस्मस होता है लोगों में, अब धीरे धीरे खुल के वो बात करने लगे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑर्गेज़म का न फील होना, या इंटरकॉर्स इश्यूज़ में बहुत सारे प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन होना, या फिर कंपैटिबिलिटी नहीं होना, या फिर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना, या संबंध बनाने की इच्छा नहीं होना, और ये मेनोपॉजल सिम्टम्स में भी आते हैं। बहुत बड़ा अपने आप में एक फील्ड है जो पीपल आर येट टू एक्सप्लोर, बट आई एम ग्लैड कि लोग अभी अब खुल के इस बारे में गायनेक्स को अप्रोच करते हैं और आते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि जबलपुर में वन ऑफ द फर्स्ट कॉस्मेटिक गायनी सेंटर, जिसमें अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, वो हमने एक मिलके एक वेंचर किया विद डॉक्टर सक्सेना, और ये धीरे धीरे पिकअप होगा। इसी बहाने लोगों को ये लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल। देखने में आता है कि अक्सर जोर से छींकने, हंसने या खांसने पर यूरिन लीक होता है, तो ये क्या कोई बीमारी है या नॉर्मल? नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्मल नहीं है। हमें कुछ चीज़ें, देखिए, अपने सुनते सुनते, चूँकि हमारी दादी नानी को हुआ था, माँ को हुआ है, तो मुझे भी होगा, ये ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। SUI होता है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यूजुअली नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद या दूसरे कुछ और कारणों से होता है। अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण रेकरेंट कफ में होता है, और छींकने या ज़ोर से छींकने, ज़ोर से खांसने या फिर ज़ोर से हंस देने पे भी यूरिन वजाइना में लीक हो जाता है। ये आपको, इट्स अ ट्रीटेबल थिंग, मतलब आपको ये इसको लाइफस्टाइल में रह के सहन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, और ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। आप गायनेकोलॉजिस्ट, आपका यूरोलॉजिस्ट, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, हम सब चीज़ की मदद से पहले तो कारण क्या है वो पता करते हैं और उसके स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल अगर होता हो तो आप अपने गायनेक से जाके ज़रूर मिलें। जी। कई प्रॉब्लम्स ये कि बताते नहीं हैं, इसलिए हम झेलते हैं, उसे रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि सोनोग्राफी करवाना कम ड्यूरेशन में या जल्दी जल्दी सोनोग्राफी कराना कितना हार्मफुल है? क्या कितना गैप होना चाहिए दो सोनोग्राफी के बीच में? आई एम सो ग्लैड, ये ज़रूरी सवाल है। देखिए, सोनोग्राफी की जो पद्धति है उसमें साउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ किया जाता है। सो ये जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने इसमें ये दूसरी टेक्निक से एक मशीन डेवलप की है, इसीलिए सोनोग्राफी हार्मफुल नहीं होती है यही, परंतु एक्सरे या दूसरे जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में स्कैन्स कराने पड़ रहे हैं
या रिपीट स्कैन्स की नौबत आती है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सोनोग्राफी इज़ कंसिडर्ड सेफ, एक स्टडी भी हुई थी, मोस्टली इट इज़ कंसिडर्ड सेफ, पर कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्कैन्स अनटिल अनलेस ज़रूरत ना पड़े वो रेकमेंड नहीं करेंगे। जी, गायनिक हेल्थ के लिए प्रिवेंशन क्या लेनी चाहिए? एज अ डॉक्टर मैं ये बिल्कुल ये मानती हूँ कि हमें हमारा फोकस क्योर पे नहीं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे करना चाहिए। तो आपके गायनेकोलॉजिकल हमारी फील्ड में मोस्टली जैसे कैंसर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप केवल अर्ली डिटेक्शन से पकड़ सकते हैं बाय डूइंग रेगुलर टेस्ट। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपको आपके बर्थडे में आपको खुद को कुछ गिफ्ट देना है तो आप अपने सारी ब्लड प्रोफाइल रेगुलर टेस्ट साल में एक बार करवाएं। कई बार सिम्टम्स आते हैं, कई बार आपको पता लेट चलेगा और अंदर ही अंदर वो चीज़ आपके अंदर अगर डेवलप होगी तो आपको, जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, सर्वाइकल कैंसर्स हैं या यूट्राइन, ओवेरियन, सारे जो अपने गायनेक कैंसर्स होते हैं उसमें आप सोनोग्राफीज हो गई या फॉर दैट मैटर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आजकल अवेलेबल है जिसको गवर्नमेंट ने भी टेकअप किया है, या आपके कोई भी जैसे रूटीन ब्लड टेस्ट्स होते हैं वो आपको बेशक कराना चाहिए चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। आप जबलपुर में वुमेन हेल्थ को लेकर क्या विजन रखती है, क्या आपकी सोच है आगे चलकर? देखिए मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट वुमेन्स हेल्थ। मेरा ऐसा सोचना है कि मैं अपने प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं आपको, मेरा काम रहता है कि मैं आपको अवेयरनेस दे सकूं कि ये ब्लड टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं जो आपको आपके रूटीन लाइफ में करवाने चाहिए। और मेरा ऐसा सोचना है कि हम एक जीवन में एक एम है कि हम जबलपुर में वुमेन्स हेल्थ को लेके अपने यहाँ पे जो जैसे जो बीमारियां हैं जो आप जड़ से इरेडिकेट कर सकते हैं वो केवल अवेयरनेस की मदद से होती चली जाएं, और एक चाहे वो 9 साल की बच्ची हो या 90 साल की महिला हो उसको जबलपुर शहर छोड़कर बाहर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा मेरा उद्देश्य और एम है। बहुत अच्छी बात कही आपने और उम्मीद करती हूँ कि वाकई जबलपुर में ही सारे मेडिसिन और सारे इलाज हर तरह के हो कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, सक्षम नहीं होते बाहर। तो अब एक आपसे पर्सनल सा सवाल कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और फैमिली भी संभालती हैं, तो कैसे मैनेज करती है? मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को भगवान ने कुछ दिया तो रहता है मल्टीटास्किंग करने का, कुछ तो जीन होगा। सो मैं आपको भी ये पूछूंगी तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम सब बैलेंस आउट कर ही लेते हैं। और मेरी शादी एक संयुक्त कुटुंब में, जॉइंट फैमिली में हुई है, तो ऑफ कोर्स कोई बिना सपोर्ट सिस्टम के तो नहीं पॉसिबल होता है बहुत ढेर सारा काम कर पाना, पर कहीं ना कहीं वो आप यू फिगर आउट कि ये होता चला जाता है, जीवन में सीखते चले जाते हैं, तो सिस्टम से और सपोर्ट से सब पॉसिबल है। जी, तो फ्री टाइम में ऋचा जी क्या करना पसंद है? देखिए मैं म्यूज़िक की बहुत शौकीन हूँ, तो फ्री टाइम में मैं काफ़ी अच्छा मतलब गाने सुनना, कई बार मैं लिखती भी हूँ, और आजकल बिगाड़ दिया है नेटफ्लिक्स और इसने, तो फ्री टाइम में कभी वक्त मिलता है तो OTT पे कुछ देख लेते हैं। यू आर अ गुड लिसनर और सिंगर? आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ लिसनर। आई हैव टू मैनी सिंगर्स, हमारे परिवार में बहुत गाने वाले लोग हैं, सो मैं अच्छे से गाना सुनना पसंद करती हूँ। ओके, तो आप लिखती हैं किस तरह, क्या लिखती हैं? रेगुलर, कभी जब मन करे तो ब्लॉग्स बीच में लिखा करती थी, और जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं सो कभी कभार लिखते हैं। काफ़ी अच्छे शौक हैं आपके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के अच्छी तरह से आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच रचना जी, एंड थैंक यू सी टाइम्स फॉर कॉलिंग मी हियर। अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर ऋचा धीरावाणी जी, जिन्होंने लेडीज़ की काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में हमसे डिस्कस किया और उनके उपाय बताए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो बताया, और साथ ही ये भी कहा कि छुपाना नहीं चाहिए, अपने गायनी को सारी बातें बताएं ताकि वो उसका अच्छी तरह से उसे इलाज कर सके उस बीमारी का। तो इसी तरह और भी जानकारी लेकर हम आते देखते